फिलोसफी ऑफ थिक एंड थिन मायोफिब्रिली के बारे में बात किया था। थिक मायोफिब्रिल मेड बाय मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन ये व्हाइट कलर वाले कौन से न्यूक्लियस हैं? अब आप बताओ इस हेवी मियोसिन के इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस पोर्शन को क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? और शॉर्ट आर्म से एसोसिएटेड दो लाइट या लाइट मियोसिन कॉम्प्लेक्स मियोसिन। देखो हेवी मियोसिन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा कि लाइट मियोसिन का? कॉमन सेंस की बात है। आपसे मैंने ये भी बताया था इन दोनों को कंबाइन हम क्या करते हैं? क्रॉस, हाँ यही ना करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक थिक मायोफिब्रिल के अंदर ये जैसे कि एक थिक मायोफिब्रिल है, दिस इज वन थिक मायोफिब्रिल, तो वन थिक मायोफिब्रिल में हम अगर लिखेंगे कि न्यूमरस in one thick myofibril there is numerous myosin complex protein and each myosin complex protein made by two heavy myosin and two light. तो कोई दिक्कत अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि each myosin complex protein ये each heavy each thick myofibril यह है thick myofibril लिया मायोफिलामेंट consists of numerous myosin complex protein oblique myosin protein and each myosin protein made by ये क्या बज रहा है? अरे इकबाल भाई तो heavy myosin and four light, इस बात को आपको एकदम याद रखना। लिखो इतना को लिखो ये कब से बाजार से
हो गया भाई। चलो हो गया। अब देखो, each thick myofibril or myofibril consists of numerous myosin complex protein or myosin protein, and each myosin protein made by 2 heavy myosin and 4 light myosin। उसके बाद मैं आपसे इसको पॉइंट नंबर 1 कर लो, पॉइंट नंबर 2 में लिखो each heavy myosin have 3 parts। कौन कौन से हैं बोलो? हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल। उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना एक्टिन से बनता है। ये किससे बनता है? ये वाला साइट कैसे, वो आगे समझ में आएगा। ये वाला साइट किससे बनता है? एक्टिन से। तो इस साइट को हम कहते हैं क्या? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये वाला बनता किससे है? एक्टिन से। तो इसीलिए इस साइट को हम क्या कहते हैं? एक्टिन बाइंडिंग। उसके अलावा दिस हेड है, हेड का ये रीजन के पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी? इंजाइमेटिक एक्टिविटी। इंजाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो? ये वाला रीजन इंजाइम के जैसे बिहेव करता है। कौन सा रीजन? ये वाला रीजन कैसे बिहेव करता है? इंजाइम। लेकिन हर वक्त इंजाइम के जैसे नहीं बिहेव करता है, हर वक्त इंजाइम के जैसे बिहेव नहीं करता है। हेड वाला रीजन कैसे बिहेव करता है? इंजाइम के जैसे, बट हर वक्त ये इंजाइम के जैसे बिहेव नहीं करता है। जब इसको मिलता है क्या? बिहेव एज इंजाइम ओनली व्हेन there is presence of cofactor कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बेटा उस रीजन को, इस रीजन पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आएगा तभी ये एंजाइम के जैसे बिहेव करेगा। बिना कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ये रीजन एंजाइम के जैसे बिहेव नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम। कौन सा? यहाँ पे। और ये एंजाइम कौन सा एंजाइम है? ATPase। कौन सा एंजाइम है? ATPase के जैसे बिहेव करता है। ATPase का मतलब क्या होता है? ATP को जो तोड़ने वाले एंजाइम। तो ये कौन सा एंजाइम है? ATPase। ATPase एंजाइम के लिए कोफैक्टर क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ATPase एंजाइम बिना कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में काम कर सकता है? आंसर विल बी नो। आंसर विल बी नो। अब देखो उसके साथ साथ यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे एक लोकेशन है, और इस लोकेशन पे क्या बनता है? इस लोकेशन पे बनता है ATP और ADP प्लस इनऑर्गेनिक। बात को समझो, इस लोकेशन पे बनता है ATP या ADP प्लस इनऑर्गेनिक। देखो तुम्हें 2 तरह का खाना पसंद हो। कितने तरह का? 2 तरह का। खाना X, खाना Y।
अब इसमें से एक से ज्यादा पसंद है, वाई कम पसंद है, और दोनों सामने में रखा हो तो कौन खाओगे? एक्स खाओगे कि वाई खाओगे? एक्स खाओगे, ऐसी बात है। दोनों एबनॉर्मल लोगों की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर दो खाना है एक्स एंड वाई, और किसी इंसान को एक्स ज्यादा पसंद है और वाई कम पसंद है, और सामने में दोनों अवेलेबल होगा, तो कौन खाएगा? एक्स खाएगा। ऐसी बात है, एक्स ही को खाना पसंद करेगा। वैसे ही यहाँ पे एटीपी भी बनता है और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बनता है, दोनों, ये भी बनता है, ये भी बनता है। लेकिन अगर ये अवेलेबल रहेगा तो ये नहीं बनेगा। तो आपके पास भूख लगी है और मान लो एक्स है ही नहीं, तो आप क्या खाओगे? वाई खाओगे ना। लेकिन अगर एक्स और वाई दोनों है तो कौन खाओगे? तो वैसे ही अगर एटीपी अवेलेबल नहीं है, तब ये एरिया से क्या बढ़ेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अदरवाइज क्या, अगर दोनों अवेलेबल है तो किसे बढ़ेगा? और जब एटीपी अवेलेबल नहीं है तो वो किसे बढ़ेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक। तो आपसे, आप इसको एटीपी बाइंडिंग साइट मत लिखना, एनसीईआरटी बुक में एटीपी बाइंडिंग साइट लिखा है, लेकिन आगे दिखाया है इस बात को, तो वो वहां लिखा भी है, मतलब दिखाया है आगे में, थ्योरी में एक जगह दिखाया है। तो एटीपी ऑब्लिक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंडिंग साइट, क्या कहेंगे उसको? एटीपी ऑब्लिक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक, दोनों में से किसी से भी बन सकता है, लेकिन जब दोनों अवेलेबल था किससे बनेगा? एटीपी से। और जब ये नहीं अवेलेबल था किसे बनेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक। कोई दिक्कत समझ में आया? आया नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखना है, दोनों से इकट्ठे नहीं बढ़ेगा, या तो इससे बढ़ेगा, और जब ये अवेलेबल नहीं है तो इन दोनों से बढ़ेगा, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें ऐसे ऐसे निकला हुआ ये क्या चीज है? बोलो। क्रॉस ब्रिज। किसने कहा भाई? मैंने तो नहीं कहा क्रॉस ब्रिज। ये ऐसे निकला हुआ है, क्या निकला हुआ? क्रॉस आर्म यार। ये क्या है? क्रॉस आर्म। ये सब क्या है भाई? क्रॉस आर्म। बहुत सारे क्रॉस आर्म्स, सैकड़ों हजारों क्रॉस आर्म्स हैं। ऐसे ही इधर भी ये क्रॉस आर्म किसका पार्ट है? एचएमएम का या एलएमएम का? एचएमएम का, लेकिन इसमें एलएमएम भी तो एसोसिएटेड रहेगा ना। एलएमएम कहाँ पे रहेगा? ये है ना, याद करो, है कि नहीं? शॉर्ट आर्म पे एलएमएम। कोई दिक्कत? तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्शन को? क्रॉस आर्म। कौन से? क्रॉस ब्रिज। कौन से? क्रॉस ब्रिज। दिस प्रोजेक्शंस आर नोन एज क्रॉस आर्म। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म। इनको हम क्या कहते हैं? क्रॉस। हो गया, ये बढ़े आगे। अब बताओ, इसमें जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वो इंजाइमेटिक एक्टिविटी कब फंक्शनल होगा? जब यहाँ पे कहीं से आ जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्योंकि ये दोनों को फैक्टर है इस इंजाइम के लिए। दैट्स ऑल। तो हम लोगों से कोई, आपसे कोई पूछे आज के बाद कि थिक मायोफिब्रिल की हिस्टोलॉजी को, जो कि आपके 11th के बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है, थिक मायोफिब्रिल या थिक मायोफिलामेंट के हिस्टोलॉजी को डिस्कस कीजिए, तो आप कहेंगे इट मेड बाय न्यूमरस मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑब्लिक मीरोमियोसिन प्रोटीन। each myosin complex protein made by how many HMM? 2 HMM and 4 LMM. Each HMM have 3 parts: tail, short arm and head. Short arm and head combined known as cross arm, and 4 HMM associated with short arm. Next कहेंगे in a thick myofibril cross arm projected as a side way, as a side way. क्रॉस आर्म प्रोजेक्टेड एज ए साइड वे, तो क्रॉस आर्म प्रोजेक्ट रहता है। और उसके बाद आपसे कहा जाए हेड ऑफ द एचएमएम हैव व्हाट द यूनिक थिंग, तो दे हैव एक्टिन बाइंडिंग साइट, they have a ATPase oblique ADP plus inorganic phosphate binding site, and they have a enzymatic activity, and that enzymatic activity work only in the presence of calcium and magnesium. कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत? बोलो। अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं थिन मायोफिब्रिल की। किसकी बात करते हैं? थिन मायोफिब्रिल की।
ये लिखो, हिस्टोलॉजी ऑफ थिन मायोफिब्रिल, हिस्टोलॉजी ऑफ थिन मायोफिब्रिल, हिस्टोलॉजी ऑफ थिन मायोफिब्रिल। थिन मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट consist of two F-actin helically coiled upon each other and two tropomyosin helically coiled over F-actin and numerous troponin complex protein। बनाओ, लिखो, thin myofibril or myofibril consists of two F-actin coiled upon each other and two लिखा गया, two tropomyosin helically coiled over F-actin and numerous troponin complex protein। नेक्स्ट लिखना, each troponin complex protein have three distinct units। troponin T, troponin I, troponin C। चलो लिखो, देखो याद करो, डीएनए से ही कुछ होता है ना, याद करो, होता है ना, होता है ना, याद करो, एक स्ट्रैंड और इसी के पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड, याद करो, याद करो, दो स्ट्रैंड होता है ना। अब ये देखो, ये एक स्ट्रैंड है, ये तुम लोग को मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप बताया था डीएनए में, नहीं सर? देखो ये पकड़िए, देखा है ये, देखो जैसे कि बेसिकली एक्चुअली ऐसे होता है ये, बिल्कुल ये इस तरह से, सही तो होता है डीएनए का स्ट्रैंड, याद करो, याद करो, ऐसे होता है, दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ऐसे ही होता है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होता है डीएनए का स्ट्रैंड, एक सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा इसके एंटी पैरेलल, वो भी ऐसे ऐसे सीढ़ी लाइक, जैसे लोहा का सीढ़ी ऐसे ऐसे होता है ना, गोल गोल, बिल्कुल ऐसे ही होता है डीएनए, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। अब लाइए इसको, इसको पकड़िए, ये भी ऐसे ही है, देखो ये भी, ये एक्सिस है, मेरा आंगुली क्या है,
इसी इमेजिनरी एक्सिस पे ऐसे है। अब इसी के एंटी पैरेलल दूसरा है, अभी बेचारी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दूसरा भी, दोनों स्टैंड ऐसे है, दोनों स्टैंड ऐसे है ना, एक और दूसरा इसके एंटी पैरेलल, वो भी लाइए, ये दो स्टैंड है, ये ऐसे बिल्कुल, ये ऐसे ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही, लेकिन एक में इधर 5 पॉइंट होगा, दूसरे में 3 रहेगा, दूसरे में यहाँ पे 3 रहेगा तो एक में 5 रहेगा। तो ये क्या हो गया, पैरेलल या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अब देखो ये ऐसे होता है, तो ऐसे होता है तो कहीं ज़्यादा डिप्रेशन होता है, कहीं कम डिप्रेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये ऐसे, इधर देखा 2 डायमेंशनल है ना, तो इस पे वैसे नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये ठीक है, यहीं पे काम करूंगा। अब देखो ये समझ रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को क्या क्रॉस कर रहा है, नहीं एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल चल रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। और ये क्या होगा, सब जगह इसको क्या कहते हैं, डायमीटर, याद है ना, डायमीटर ऑफ डीएनए बताया था कि नहीं, तुम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए, तो पढ़ाया तो था, डायमीटर ऑफ डीएनए नहीं बताया था, अरे डायमीटर भी बताया रहा होगा। डायमीटर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये 2 डीएनए है, ये दोनों के बीच में ऐसे स्टैंड है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डायमीटर, इसको क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ डीएनए, इसको क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ डीएनए। इस डिस्टेंस को बता, देखो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये वाले डिस्टेंस को, जो एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, डायमीटर। ये जो 2 स्टैंड ऐसे 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 आ रहा है ना, तो इन दोनों के बीच इक्वल डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। 20 एंगस्ट्रॉम होता है उसकी डिस्टेंस, कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, बताया नहीं है। बी डीएनए में दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, और उसको क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ डीएनए। अब मैं इसको क्यों पढ़ाना है अभी हमको, थिन मायोफिजिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट हियर टू टीच दिस। देखो अब आपका बिल्कुल सिमिलर, सुनो यहाँ पे ये है एक एफ एक्टिन, इसको कहते हैं एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन है और ये भी एफ एक्टिन है। तो ये 2 एफ एक्टिन बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर, जस्ट लाइक डीएनए, जस्ट लाइक डीएनए। 2 एफ एक्टिन ऐसे, उसके बाद एक थिन, एक ट्रोपोमियोसिन ऐसे। ये है ग्रीन कलर, अब समझ लो, एक ऐसे गया, इसके अंदर से निकला, फिर ऊपर से गया, फिर अंदर से निकला, समझ में आया ना। ये एक स्ट्रैंड है ग्रीन वाला, नहीं समझे यार, एक रस्सी को इसे ले गए, अरे यहाँ उस साइड से घुसा दिए, अंदर से घुसा दिए तो दिखेगा नहीं ना घुसेगा, तो ये अंदर से घुसा, फिर ये रस्सी ऊपर से गया, फिर अंदर से घुसा, फिर ये ऊपर से गया, समझ रहे हो बात को। तो ये एक रस्सी है, ये हरा रंग का एक रस्सी है, दूसरा पिंक कलर का एक रस्सी है, ये ऐसे गया और ये ऐसे घुस के निकल आया और ये ऊपर से गया, कुछ आया बात समझ, 2 रस्सी और लपेट दिए। अब ये पिंक वाला रस्सी ऐसे गया, फिर अंदर से घुसा, फिर ये ऊपर से घुसा, ये समझ में आया। इन दोनों रस्सी का नाम क्या है, तो इनका नाम है ट्रोपोमियोसिन। इनका नाम है, पहले हमने 2 एफ एक्टिन दिखा दिया, क्या दिखा दिया, 2 एफ एक्टिन, क्या दिखा दिया बेटा, 2 एफ एक्टिन, ये एक एफ एक्टिन है और ये एक एफ एक्टिन है, कौन सा, ये एक एफ एक्टिन है। और उसके बाद ये रस्सी का नाम है
और इस रस्सी का नाम है ट्रोपोमियोसिन। क्या नाम है बेटा? ट्रोपोमियोसिन। ट्रोपोमियोसिन। इन दोनों रस्सियों का नाम क्या है? ट्रोपोमियोसिन। कोई दिक्कत? इन दोनों रस्सियों का नाम है तो आपने देखा कि एक थिन मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 2F एक्टिन, 2 ट्रोपोमियोसिन, और सब हेलिकली कॉइल्ड है कि नहीं एक दूसरे पे, है कि नहीं? हमने डीएनए में सिर्फ 2 किया था, 2 की जगह 3 और 4। अब 2 किस चीज से? 2 एफ एक्टिन से। 2 किस चीज से? ट्रोपोमियोसिन से। अब इस ट्रोपोमियोसिन पे क्या है? तो इस पे है क्या? इस पे है क्या? ये इसका नंबर मैं एग्जैक्टली काउंट करके बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधे मैं ऐसे। ये ऑरेंज ऑरेंज क्या है? ट्रोपोनिन। इसको ऐसे नहीं कहेंगे, इस वी हैव टू मेक द 3 यूनिट्स। Now this structure is known as troponin. This structure is known as troponin. तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह सकते हैं इसको ट्रोपोनिन। तो बताओ प्लीज, आप इसको बना लीजिए। मैं यहाँ पे कहूँ ये एक थिन मायोफिलामेंट, दिस इज द थिन मायोफिलामेंट। इस थिन मायोफिलामेंट में, इस थिन मायोफिलामेंट में क्या है? अगर इसको हम लोग मैग्नीफाई करके देखें, क्या करके देखें? मैग्नीफाई करके, इसको ऐसे मैग्नीफाई करें तो हम देखेंगे, प्लीज लिसन, हम लोग क्या देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे, अब इसमें मैं नहीं उतना अच्छा बना रहा हूँ जैसे तैसे बना रहा हूँ। ये क्या चीज है? 2 एफ एक्टिन, और इसके ऊपर 2, समझ रहे हो ना, ट्रोपोमियोसिन। 2 ट्रोपोमियोसिन, 2 ट्रोपोमियोसिन। और उसके बाद ट्रोपोमियोसिन पे क्या अटैच है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। भाई ट्रोपोमियोसिन पे अटैच है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कहीं और? तो ट्रोपोनिन पे। किस पे अटैच है बेटा? आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अटैच ओवर ट्रोपोमियोसिन और एफ एक्टिन, तो इसमें क्या है? तो इट इज मेड बाय 2 एफ एक्टिन, 2 ट्रोपोमियोसिन, एंड ओवर द ट्रोपोमियोसिन देयर इज अ न्यूमरस अटैचमेंट ऑफ ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो मैं अगर आपसे ये बात लिखवा दूं तो आपको क्या तकलीफ है? ये बात यही तो लिखवाया है ना कि थिन मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 एफ एक्टिन helically coiled upon each other and 2 tropomiyosin helically coiled over F actin and numerous troponin complex protein। तो किसी को कोई दिक्कत? और उसके बाद हमने यही लिखवाया each troponin complex, जैसे ये एक troponin complex प्रोटीन है, दिस इज द 1 troponin complex प्रोटीन जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 1 troponin complex प्रोटीन, ये ऐसा है। दूसरा ऐसा है, और तीसरा ऐसा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन क्या?
आई, इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन टी, समझ में आ गया सब। और इसको क्या, अरे ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी, और इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन सी। अब आप इसमें से बताओ कौन सा ट्रोपोनिन, कलर देख के, कलर देख के बताओ, कलर देख के बताओ कौन सा ट्रोपोनिन जो है ना ट्रोपोम्यूसिन से बंधा हुआ है, ऑरेंज। और ऑरेंज का नाम क्या है, ऑरेंज का नाम ऑरेंज होगा यार, ट्रोपोनिन टी। तो आपसे पूछा जाए ट्रोपोनिन का कौन सा पार्ट जो है ना ट्रोपोम्यूसिन से बंधा होता है, तो ट्रोपोनिन टी। एक्चुअल में ट्रोपोनिन बाइंडिंग विथ ट्रोपोम्यूसिन, ट्रोपोनिन टी मींस, ट्रोपोनिन टी मींस इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन बाइंड विथ, पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन बाइंड विथ ट्रोपोमियोसिन, ट्रोपोमियो, पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन बाइंड विथ ट्रोपोमियोसिन, पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन बाइंड विथ ट्रोपोमियोसिन। कोई दिक्कत, पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन बाइंड विथ ट्रोपोमियो। अब आ जाए, चलो जल्दी से। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम लोग मैग्नीफाई करें किसको, थिन मायोफिब्रिल को, तो थिन मायोफिब्रिल में आपको क्या दिखता है, दो एफ एक्टिन, दो ट्रोपोम्यूसिन एंड न्यूमरस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का ट्रोपोनिन टी पार्ट किससे बंधा होता है, ट्रोपोम्यूसिन से। बाकी का आई और सी अलग है, वो क्या करता है अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर हम एफ एक्टिन का फर्दर, जैसे कि मान लो ये एफ एक्टिन है, कौन सा, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर क्या है, ये ग्रीन कलर है, ये क्या है, एक एफ एक्टिन है। अब इसको हम अगर मैग्नीफाई करके देखें तो क्या दिखेगा, आपको जो दिखेगा वो अभी आपके सामने है, ये दिखेगा। ये है क्या, इस पार्ट को हमने मैग्नीफाई किया। कौन से पार्ट को मैग्नीफाई किया भाई, इस ट्रोपोनिन, नहीं एफ एक्टिन, कौन सा एफ एक्टिन, अरे यार एफ एक्टिन तो ग्रीन थोड़े है, एफ एक्टिन तो रेड है ना। हमने एफ एक्टिन के इस पार्ट को मैग्नीफाई किया, दिस इज द एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन के इस पार्ट को हमने मैग्नीफाई किया, तो क्या दिखा हमें, ये दिखा एक एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन इस तरह से दिखेगा, इस तरह के छोटे छोटे यूनिट से बने हुए। इन छोटे छोटे यूनिट्स को क्या कहते हैं, इंटायर एफ एक्टिन मेड बाय दिस गोल गोल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सुनो, इंटायर एफ एक्टिन मेड बाय स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इस बात को ऐसे समझो, ये आपका मान लीजिए एफ एक्टिन है, सपोज दिस इज द एफ एक्टिन, और अगर इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये एफ एक्टिन ऐसे गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने हैं, और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जी एक्टिन, क्या कहते हैं, तो एफ एक्टिन मेड बाय ए स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स नोन एज जी एक्टिन, एफ एक्टिन मेड बाय ए स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन नोन एज जी। अब देखो कंचा खिला है, कंचा, अगर कंचा को ऐसे, एक कंचा है और एक कंचा को फिर दूसरे कंचा को ऐसे रख दो, फिर तीसरे को ऐसे रख दो, तो ये, और उसको फेविकॉल से चिपका दो तो नहीं होगी, वही तो है, कंचा चिपका दो, कंचा चिपका हुआ है, और कंचा का नाम क्या है, जी एक्टिन, कंचा का नाम क्या है, जी एक्टिन, कोई दिक्कत।
तो ये इंडिविजुअल कंचास डिस्क्राइब्ड एज G18 अटैच्ड बाय ईच अदर थ्रू फेविकॉल डिस्क्राइब्ड एज F18। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आपसे मैं कहूं, एक पॉइंट लिखिएगा, each F18 made by each F18 made by numerous which 18 G18 each F18 made by numerous G18 हर एक F18 बहुत सारे G18 से बना हुआ है। अब देखो, अब इस G18 जैसे कि सपोज करो दिस G18, इस G18 को हमने क्या किया, मैग्नीफाई। मेरे पास माइक्रो, मैंने बोला ना मेरे पास कैमरा और माइक्रोस्कोप बहुत खतरनाक है। यू कांट इमेजिन, ओनली साइंटिस्ट कैन इमेजिन, नो दे कैन आल्सो नॉट इमेजिन हाउ इट पॉसिबल। ये है G18 और इसको हमने मैग्नीफाई किया। जब मैग्नीफाई किया तो देखो कैसा नहीं, अभी मत बनाना, ये इतना बड़ा सा दिख रहा है, साइज बड़ा हो गया है, और साथ में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक डिप्रेशन। G18 है वे डिप्रेशन, रिमार्केबल डिप्रेशन ऑन G18 उस। अब देखो, तो एक G18 को आपने देखने के बाद क्या देखा, उसमें हर एक G18 में ऐसे डिप्रेशन होंगे, और इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, बोलो एनीवन। दिस गड्ढा इज डिस्क्राइब्ड एज, दिस इज द मैग्निफाइड व्यू ऑफ, दिस इज द, लिखो मैग्निफाइड व्यू ऑफ, बना लो ऐसे ही, मैग्निफाइड व्यू ऑफ F18 showing F18 made by numerous लिख लो G18। This is the magnified view of G18, magnified view of showing or depression which is described as, बोलो एनीवन, मियोसिन बाइंडिंग साइट। कौन सा बाइंडिंग साइट, मियोसिन हेड बाइंडिंग साइट, हेड बाइंडिंग। तो इसको हम कौन सा साइट कहते हैं बेटा, मियोसिन हेड बाइंडिंग। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज मियोसिन हेड बाइंडिंग। मियोसिन हेड बाइंडिंग बना लो। डिस्क्राइब्ड एज मियोसिन हेड बाइंडिंग। अच्छा इसको भी स्ट्रक्चर शोइंग हिस्टोलॉजी ऑफ थिन मायोफिब्रिल। हिस्टोलॉजी का मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। चलिए बना भाई, ये सब है आपके बुक में।
A structure showing histology of which myofibril? Thin myofibril. हो गया, ये बन गया ना? चल, ये नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये बन गया ना? बन गया ये, देखो सबका हो गया, ये पहला हो गया ना सबका। देखो अब अगर मैं आपसे वापस आपको पुरानी दुनिया में ले चलूं, कौन सी दुनिया? ये है थिक मायोफिब्रिल, ये है थिक मायोफिब्रिल, ये है थिक मायोफिब्रिल, ये है थिक मायोफिब्रिल, और थिक मायोफिब्रिल को बीच में जो रस्सी बांध के रखे हुआ है, उस रस्सी का नाम क्या है? एमलाइन। क्या नाम है? एमलाइन, याद है ना? और ये नॉन इलास्टिक रस्सी है कि इलास्टिक रस्सी है? मजबूत है कि कमजोर है? और उसके बाद यहां पे है आपका थिन मायोफिब्रिल, और इस थिन मायोफिब्रिल को एक रस्सी बांध के रखे हुआ है, वो इलास्टिक रस्सी है कि नॉन इलास्टिक? इलास्टिक रस्सी है। ठीक है, कौन सा रस्सी है? इलास्टिक रस्सी। कौन सी रस्सी है? इलास्टिक रस्सी। तो चलो, लोग सब लोग आपको मालूम है यहाँ पे कुछ कुछ निकला हुआ है, ये क्या है? बोलो, ये निकला हुआ ये क्या है? क्रॉस। ठीक है ना? अब देखो, अब मैं अपना स्पेशल प्राइवेट स्पेसिफिक कैमरा ले जा रहा हूँ। क्या ले जा रहा हूँ? स्पेशल प्राइवेट स्पेसिफिक कैमरा, और इस रीजन को मैग्नीफाई कर। कौन से रीजन को? इस रीजन को। आई एम मैग्नीफाइंग ओनली दिस स्मॉल रीजन। ये इतना खतरनाक कैमरा है ना। बताओ, कैमरा का डिस्कवरी किसने किया था? हु डिस्कवर्ड कैमरा? नहीं, आई डिड नॉट डिस्कवर। हाँ बोलो। दिस इज माई पर्सनल प्राइवेट कैमरा, बट आई नो यू डिड नॉट। इस कैमरा को सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, नो अदर कैन डू। ऐसे कैमरा को किसने डिस्कवर किया? बताओ, हु डिस्कवर्ड द कैमरा? बोलिए। तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। वो गूगल पे किसने डिस्कवर किया कैमरा को? हम्म, किसने? नाम तो बोलो। तो मेरा अपना पर्सनल कैमरा है। आई डिड नॉट शेयर दिस कैमरा विथ एनीवन। ये सिर्फ मैं इसको देख सकता हूँ।
हमने इस रीजन को सिर्फ मैग्नीफाई किया, ध्यान से देखो, हमने सिर्फ इस रीजन को मैग्नीफाई किया, ये वाले रीजन को। देखो कौन से रीजन को, इस रीजन को, सिर्फ इस रीजन को, वो तो ज्यादा हो गया, सिर्फ इस रीजन को। और इसमें देखो जब थिन मायोफिब्रिल तो उसमें दो एफ एक्टिन होगा ना, और दोनों एफ एक्टिन में अपना अपना जी एक्टिन होगा। पहले सोचो, सुनो और सोचो, दो एफ एक्टिन होगा इसमें और दो एफ एक्टिन में अलग अलग जी एक्टिन होगा। तो ये और ये क्या है, जी एक्टिन है, ये वाला और ये वाला क्या है, ये है एक जी एक्टिन, इसकी ये है एक जी एक्टिन और ये है एक जी एक्टिन, और दोनों के रिस्पेक्ट में अपना अपना ट्रोपोम्यूसिन होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। हमने सिर्फ इसका ट्रोपोम्यूसिन बनाया है, आप चाहें तो दूसरे का भी ट्रोपोम्यूसिन बना सकते हैं, हम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इसका बनाया है। तो ये क्या है, ये ट्रोपोम्यूसिन। और प्लीज यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ध्यान से देखो, एक सुनो प्लीज लिसन, बनाने से पहले सुनो, एक थिन मायोफिब्रिल में, सुनो ध्यान से, एक थिन मायोफिब्रिल में ऐसे दो होंगे कि नहीं होंगे, दो होंगे कि नहीं। ये एक एफ एक्टिन है, दूसरा एफ एक्टिन होगा कि नहीं, इसी के कोरस्पोंडिंग रे होगा कि नहीं, बोलना। दूसरा एफ एक्टिन ये होगा, दूसरा एफ एक्टिन मैं जैसे तैसे बना दे रहा हूं, दूसरा एफ एक्टिन ये ऐसे होगा, दूसरा एफ एक्टिन ये ऐसे होगा, दूसरा एफ एक्टिन, ठीक है ना। तो ये दो एफ एक्टिन है, दो एफ एक्टिन, तो इस दो एफ एक्टिन में दो इंडिविजुअल जी एक्टिन होगा कि नहीं, दो होगा। अब हर एक एफ एक्टिन पे क्या लिपटा हुआ है, ट्रोपोम्यूसिन। तो ट्रोपोम्यूसिन इस तरह से लिखता रहता है कि जी एक्टिन पे जो मियोसिन बाइंडिंग साइट है दैट इज पार्शियली क्लोज्ड बाय ट्रोपोम्यूसिन। ये कौन सा साइट है, इसका नाम बताना तुम लोग, इट इज द मियोसिन बाइंडिंग। और देखो ये है मियोसिन बाइंडिंग साइट और इस पे ऐसे क्लोज है, तो ये पार्शियल क्लोज है कि कंप्लीटली क्लोज है। तो ट्रोपोम्यूसिन स्ट्रैंड्स, प्लीज लिसन, ट्रोपोम्यूसिन स्ट्रैंड्स in F actin partially close the myosin binding site of individual G actin। जितने भी G actin हैं, जितने भी, सोचो हमारे पास जो ये दो ट्रोपोम्यूस दो F actin है, उसमें बहुत सारे G actin है, हर एक G actin में क्या है, म्योसिन बाइंडिंग साइट, और दोनों के ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या फर्दर कॉइल है, ट्रोपोम्यूसिन। तो ट्रोपोम्यूसिन इस तरह से है कि हर एक के म्योसिन बाइंडिंग साइट को कंप्लीटली क्लोज कर रहा है या पार्शियली, पार्शियल। अब उसके बाद आपको मालूम है ट्रोपोम्योसिन पे अटैच रहता है ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन का ये व्हाइट वाला यूनिट अटैच है, कौन सा अटैच है, ये व्हाइट वाला यूनिट अटैच है, कौन सा अटैच है, ये व्हाइट वाला यूनिट अटैच है। अब इससे दो और निकला, एक निकला है ट्रोपोनिन आई और एक निकला है ट्रोपोनिन सी। ये वाला क्या कहलाएगा, व्हाइट वाला क्या कहलाएगा, ट्रोपोनिन टी। ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये ट्रोपोम्योसिन से अटैच है। ये क्या कहलाएगा, ट्रोपोनिन सी। क्यों, अभी बताएंगे क्यों कहलाएगा ट्रोपोनिन सी। और जो उधर वाला है पिंक वाला क्या कहलाएगा, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आई का काम क्या है, इनहिबिट द मियोसिन बाइंडिंग साइट कंप्लीटली। अब देखो एक ऐसे है कौन, ट्रोपोम्योसिन, और ट्रोपोनिन आई क्या है, तो ये दोनों मिलकर एक चीज ऐसे है, दूसरा चीज ऐसे, तो इसको पूरी तरह से बांध कर दिया कि नहीं। तो आपसे कहा जाए कि मियोसिन बाइंडिंग साइट ओवर द जी एक्टिन, ओवर द जी एक्टिन क्लोज्ड बाय, जी एक्टिन क्लोज्ड बाय, तो कहेंगे पार्शियली बाय ट्रोपोम्योसिन एंड पार्शियली बाय ट्रोपोनिन आई, पार्शियली बाय ट्रोपोनिन आई, पार्शियली बाय ट्रोपोनिन। कोई दिक्कत। तो आपसे मैं कहूं, देखो इस बात को एक बार और समझो, आपसे मैं कहूं ये है थिक मायोफिब्रिल, सुनो ये है थिक मायोफिब्रिल,
अब थिक मायोफिब्रिल से सुनो, हंगामा नहीं करो, ये क्या निकला है, क्रॉस आर्म की शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म, और इस शॉर्ट आर्म से ये क्या निकला है, हेड, और हेड के ऊपर यहां पे ये कौन सा साइड कहलाता है, एक्टिन बाइंडिंग साइड। अब ये इंडिविजुअल जी एक्टिन है, इंडिविजुअल जी एक्टिन है, इस जी एक्टिन पे ट्रोपोम्योसिन का ओरिएंटेशन इस तरह से है, ये इसको पार्शियली क्लोज करता है। ये कौन सा है, ट्रोपो, इस तरह से एकदम स्ट्रेट बनाना ठीक नहीं, ट्रोपोम्योसिन इस तरह से है, ये इसको पार्शियली क्लोज करता है। किस तरह से करता है, पार्शियली। उसी के ऊपर अटैच है एक ट्रोपोनिन टी, और ट्रोपोनिन टी का एक्सटेंशन इस तरह से है कि ये इसको कंप्लीटली क्लोज कर देता है। और इसी ट्रोपोनिन से एक और ट्रोपोनिन अटैच है, ट्रोपोनिन सी। ये क्या कहलाता है, ट्रोपोनिन सी शेप का है, इसलिए ट्रोपोनिन सी नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इससे कैल्शियम अटैच होता है, इसलिए नाम है ट्रोपोनिन सी। नॉट इस तो सी हमने याद रखने के लिए बनाए थे, इस शेप का नहीं होता, वो स्फेरिकल ही होता है। तो आपने देखा, प्लीज लिसन, ध्यान से सुनिए, मैं कहूं और इस साइड को कौन सा साइड कहते हो, बोलो भाई, इसको कौन सा साइड कहते हो, तो मियोसिन बाइंडिंग एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट, इन दोनों के बीच में दीवार कौन है, ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोमियोसिन एंड, भाई ये एक होल है, ये इसमें घुसने के लिए बेकरार है, बस बीच में दीवार है, कौन सा, ये और ये क्या चीज है, ट्रोपोमियोसिन, ये क्या चीज है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच कर सकता है, बिकॉज इट हैव विच साइड, it have a actin binding site. It have a myosin binding, और इन दोनों के बीच में क्या है, तो व्हाट इज दिस, तो दिस इज ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोमियोसिन। ये क्या चीज है, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोमियोसिन, ट्रोपोमियोसिन। एक नीट में क्वेश्चन आता है कि मियोसिन बाइंडिंग साइट मास्क बाय, मास्क का मतलब कोवर्ट, मास्क बाय, MASKED, कोवर्ट बाय नहीं पूछा था, क्या पूछा था, मास्क बाय। तो किसे कहेंगे, ट्रोपोनिन आई प्लस, ट्रोपोनिन आई प्लस, या सिंपली ट्रोपोनिन भी दे सकता है ऑप्शन में, ट्रोपोनिन आई की जगह सिंपली ट्रोपोनिन भी दे सकता है, दोनों लिख सकते हैं। तो आपको ये लाइन एकदम बना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, इसको आप बना लीजिए, बहुत सिंपल है, और लिखेंगे मियोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ जी एक्टिन मास्क बाय ट्रोपोमियोसिन प्लस 1 यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, 1 यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। I stand for inhibition, it inhibit the myosin binding site of G actin, इसीलिए ट्रोपोनिन आई कहते हैं। 1 यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रोपोनिन आई, 1 यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रोपोनिन आई। तो ये बात आपको डायग्राम के साथ याद होना चाहिए। चलो, इसका तो कुछ करना नहीं है, बनाना है, चलो बना, वही चीज है, बस हमने इसको थोड़ा सा एक अलग चीज, इसमें हमने आपको किसी वजह से हमने बताया क्योंकि आगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बनाना है, तो इसलिए। हालांकि ये डायग्राम इट इज मोर क्लियर, इट इज मोर क्लियर। ये ट्रोपोनिन आई है, ये व्हाइट वाला क्या है, ट्रोपोनिन टी या सी, टी, ट्रोपोनिन का वो पोर्शन जो ट्रोपोमियोसिन से बंधा हो, ट्रोपोनिन टी, और इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन सी, क्योंकि ये कैल्शियम से अटैच होता है, ट्रोपोनिन सी। ये क्यों होता है, कब होता है, वो बताएं।
अब सोचो, तुम लोग पास अगर दिमाग हो, नहीं हो तभी सोच सकते हो, नहीं हो तभी सोच सकते हो। ये बताओ, नहीं सोच पा रहे हो मतलब तुम लोग के पास दिमाग क्या, क्रेनियम भी नहीं है, क्रेनियम भी नहीं है। क्रेनियम वाला इंसान भी सोच सकता है, खाली दिमाग वाला भी। आप खुद सोचो, यहाँ पे कितने G18 जगह जगह है, इन तीनों के लिए 3 G18 होगा, होगा कि नहीं होगा? और उन तीनों G18 का जो मास्किंग होगा किससे होगा? ट्रोपोमियोसिन प्लस ट्रोपोनिन आई से। कोई दिक्कत? ऐसे ही पूरे में इधर भी होगा ना, यहाँ पे भी इतना डिस्टेंस नहीं तो हमने वैसे बना दिया, तो हर जगह यहाँ पे अब ये सब जो है ना एक दूसरे से बंधने के लिए बेचैन रहता है, लेकिन बंधता क्यों नहीं है और क्यों बंधता है, कब बंधता है, ये सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ और बात करो, एक बात ये करो, ये डायग्राम इसमें है क्या बुक में एनसीईआरटी? ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम नहीं है? आपके बुक में क्या लिखता है? इच मियोसिन थिक फिलामेंट इज अ पोलीमराइज प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है। दे द कॉल मीरोमियोसिन या मियोसिन को वन थिक फिलामेंट। इच मीरोमियोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट। इच मीरोमियोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन से दो इंपॉर्टेंट? हेवी मीरोमियोसिन एंड लाइट, हेवी मीरोमियोसिन एंड लाइट। यहाँ पे इसका मतलब ये है, बच्चे अक्सर इसका गलत मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि टू इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब, आगे मत देखो, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। वन हेवी मीरोमियोसिन एंड वन लाइट। हेवी मीरोमियोसिन कंस्टिट्यूटेड बाई अ ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल, वेयर एट लाइट मीरोमियोसिन के बारे में नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, बस ये लिख दिया। कितना लाइट मीरोमियोसिन ये भी नहीं लिखा है, कितना लाइट मीरोमियोसिन, नंबर ऑफ लाइट मीरोमियोसिन भी नहीं लिखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज इक्वल टू मीरोमियोसिन, मीरोमियोसिन एंड मीरोमियोसिन मेड बाय 2HMM एंड 4LMM। कोई दिक्कत? दो हेवी मीरोमियोसिन एंड 4 लाइट मीरो, दो हेवी मीरोमियोसिन एंड 4 लाइट मीरो, और दोनों ईच, यहां पे लिखेंगे ईच HMM हैव हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये बात याद रखना है। एंड each thick myofilament consists of numerous myosin complex protein या मीरोमियोसिन। न्यूमरस मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज इक्वल टू मीरोमियोसिन। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। HMM का पार्ट है हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल, और इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? क्रॉस। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? क्रॉस। अब आज इसमें जनरली कंफ्यूजन नहीं होता, फिर भी मैं बता देता हूं। Each actin is made up of 2 F actin helically coiled या wound to each other. Each F actin is polymer of monomeric G actin. Two filaments of another protein tropomyosin also run close to the F actin throughout its length. कोई दिक्कत? Throughout its length.
a complex protein troponin distributed at regular interval on the tropomyosin. Tropomyosin पे एक complex protein regular interval पे. In the resting state, the sub unit of troponin masks the active binding site for myosin on the actin filament. कोई दिक्कत? ये एक रेस्टिंग स्टेज में सुनो, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा उस टाइम पे इन रेस्टिंग स्टेट और सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, खाली ट्रोपोनिन नहीं बल्कि ट्रोपोमियोसिन ऑल्सो, अब यहां पे नहीं लिखा है तो आप लोग ऐसे लगा के लिख लो ट्रोपोमियोसिन ऑल्सो, ये लिख लो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमियोसिन ऑल्सो मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मियोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। समझ में आया बात? एक्टिन फिलामेंट कौन से पे? जी एक्टिन पे। अब देखो, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। ये बताओ, ये इन दोनों का मिलन पॉसिबल है जब तक ये दोनों इसके ऊपर है, तो ये मिलन कब होगा? जब ये यहां से अलग हटेगा, तो ये इन दोनों को मिलन होने से रोकता है। कौन? ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोमियोसिन। और जब तक ये मिलन नहीं होगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मिलन इज इसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मिलन इज इसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, बट मिलन इज प्रिवेंटेड बाय वन यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमियोसिन। तो इसीलिए कहते हैं कि रेगुलेट, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है? ये दोनों। इसीलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एफ एक्टिन डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो एफ एक्टिन एंड मियोसिन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लिखो क्या करो ना, तो तू क्या इसको आगे करना है क्या? अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन कौन सा? बोलो बोलो भाई। एफ एक्टिन एंड मियोसिन। एफ एक्टिन क्योंकि ये डायरेक्टली ये रेगुलेट नहीं कर रहा है, एंड जी एंड मियोसिन। और रेगुलेटरी कौन सा होगा? ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन। रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोमियोसिन एंड, अब ये नहीं कहेंगे ट्रोपोनिन आई, क्यों बताएंगे, तो क्या कहेंगे? ट्रोपोमियोसिन प्लस ट्रोपोनिन। ये डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन बिना इसके हटे, बिना इसके यहां से हटे ये दोनों नहीं चिपके, और जब तक ये नहीं चिपके तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। तो ये दोनों क्या करता है? रेगुलेट कर रहा है इसके चिपकने को। जब तक ये नहीं चिपकेगा जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये दोनों उसको चिपकने से रोकता है, और जब हट गया तो हम इसीलिए इसको कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। कौन सा? ट्रोपोमियोसिन और ट्रोपोनिन को। और ये दोनों डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन में, कैसे अभी आगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में बात करेंगे। तो आपसे आया नीट के एग्जाम में कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो यू हैव टू से एफ एक्टिन एंड मियोसिन, एंड रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आई नहीं कहने की जरूरत है, सिंपली ट्रोपोनिन। क्यों? मैं बताऊंगा। ट्रोपोनिन आई आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ ये लिखा है 3 सब यूनिट्स। क्या लिखा है? 3 सब यूनिट्स। चलो, आप लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इंड प्लेट को जानते हो? चलो अभी करते हैं। ये हो गया, लिख लिया? लिख लिया रे? ये ना लिखने में बहुत टाइम लगाती है, चलो जल्दी करो। तो आपसे आज के बाद कोई पूछे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कितने तरह का प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो 2 तरह का, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रेगुलेटरी। कॉन्ट्रैक्टाइल कौन कौन से? एफ एक्टिन एंड मियोसिन इन जनरल। और रेगुलेटरी कौन से? ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन। और दोनों किसका पार्ट है? थिक मायोफिलामेंट का या थिन का? रेगुलेटरी प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ थिन मायोफिलामेंट। लिख लो, छोटा सा चिड़िया बना के लिख लो। हाँ, छोटा सा एक डार्विन ब्लैक बर्ड्स फिंचेज बना के, डार्विन फिंचेज बना के लिख लो।
क्या? थिन रेगुलेटरी प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ वो चिड़िया उड़ रही है वर्टिकल उड़ान विदाउट एनी विंग। रेगुलेटरी प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ थिन मायोफिलामेंट। 6th जनरेशन का एरोप्लेन ऐसे ही तो बन रहा है विदाउट एनी विंग, वर्टिकल एकदम उड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, अभी बनने वाला है। रेगुलेटरी प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ थिन मायोफिलामेंट। आजकल बीटा जनरेशन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, मालूम है क्या होता है? ये अल्फा जनरेशन बीटा जनरेशन क्या होता है? हाँ बोलो, क्या होता है? तुम सर लगा बोलो, इसको पक्का मालूम है, बोलो। मारेंगे बताइए, मार के तोड़ देंगे मुंह। हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या खाली खाली क्या? कब से कब तक? हाँ, उसके बाद कब तक गामा जनरेशन कब से आएगा? 2035। क्या डिफरेंस है अल्फा बीटा और गामा जनरेशन में? कौन बताएगा? अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर कॉल्ड एज ए बीटा जनरेशन बेबी। और अब से कितना दिन पहले तक रे? 10 साल पहले तक अल्फा जनरेशन। उससे पहले सब जीरो जनरेशन, माइनस जनरेशन। तो तुम सब माइनस जनरेशन के हो। हाँ, कौन सा जनरेशन? अबे ई लेना मिलेना अच्छी लेना। हाँ, क्या मतलब है अल्फा जनरेशन बीटा जनरेशन का गामा जनरेशन का? बोलो, कौन बताएगा? सच में हमको नहीं मालूम। हु विल टेल मी? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, किसी वजह से पूछ रहा हूँ। जैसे अभी हम लोग ज्यादातर 3rd जनरेशन वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं? 3rd जनरेशन वैक्सीन का। और बच्चे अब आजकल के डेट में अभी कौन से बच्चे हैं? बीटा जनरेशन। तो बीटा जनरेशन बेबी आर यूजिंग विच वैक्सीन? 3rd जनरेशन वैक्सीन। और तुम लोग जो है ना 2nd जनरेशन अल्फा जनरेशन। और हम लोग तो बिना वैक्सीन लेसन, हम लोग तो वैक्सीन लेसन विदाउट एनी वैक्सीन। हाँ सच में हम लोग कहाँ वैक्सीन लगाए? कोई वैक्सीन नहीं लगाए हम लोग को। मुझे तो मुझे कोई वैक्सीन ही नहीं लगा है। पोलियो का भी नहीं, कुछ भी नहीं। नो वैक्सीन एट ऑल। वैक्सीन फ्री इंसान हूँ मैं। हाँ, बात हो। आजकल के बच्चे थोड़े हैं, ब्रॉयलर थोड़े हैं। अल्फा जनरेशन बीटा जनरेशन ब्रॉयलर समझते हो? नहीं जानते हो? अरे जो तुम दिन भर मुर्गा चापती हो ना, जो मुर्गा चापती हो वो कौन सा मुर्गा है? वो कोई मुर्गा है? चलो आलू से भी बेकार है, बकवास है। चलो, वो कोई मुर्गा है? खाने का है, बीमारी का घर है। दैट इज द एजेंट ऑफ डिजीज, ठीक है ना। बहुत सारी बीमारियां उससे होती हैं। खाना नहीं चाहिए ये वाला जो चिकन है ना, वर्स्ट थिंग, वर्स्ट थिंग। जितना नॉन वेज आइटम है ना उसमें चिकन जो अभी तुम लोग खाते हो ना वो वर्स्ट आइटम है। उससे कहीं अच्छा जो है ना मटन है, उससे कहीं अच्छा जो लोग भैंसा खाते हैं वो भैंसा खाएं। लेकिन चिकन जो है बहुत बुरा चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। वो 22 दिन में 50 ग्राम के बच्चे को 1.5 किलो का कर दिया जाता है दवा पे और इंजेक्शन पे 22 डेज में। नेचुरल ग्रोथ उतना करने में कम से कम 4 से 6 महीना लगेगा। अब सोचो वो खा के तुम्हारे बॉडी पे कितना जबरदस्त साइड इफेक्ट होगा। जस्ट इमेजिन। जो चीज भाई आप नेचुरली वो 4 महीना में 6 महीना में उतना ग्रोथ होगा और तुम 22 दिन में उतना कर दे रहे हो, तो क्यों? तो सब आजकल सब जगह जो है ना, आजकल मालूम चाइनीज अंडा मिलने लगा है। चाइनीज अंडा, हाँ, चाइनीज मुर्गी। कुछ दिन में चाइनीज भैंस आएगा। वो होगा ना तो वो उसके वो एक बार में 50 किलो दूध देगा। सच में चाइनीज अंडा बिकने लगा है मार्केट में, ठीक है ना। चाइनीज मुर्गी भी बिकती है, वो साल में 9 महीना अंडा देती रहती है वो मुर्गी, चाइनीज मुर्गी। पता नहीं उसमें उसने क्या क्या क्रॉसिंग करके क्या उसमें चेंज कर रखा है उसके जीन में। आजकल खूब लोग चाइनीज मुर्गी इस्तेमाल कर रहा है पालने के लिए। अब साल में 9 महीना अंडा दे रही है, 10 महीना अंडा दे रही है। नॉर्मल मुर्गी साल में 4 महीना अंडा देती है। अब सोचो, मालूम है चाइनीज इंसान बना दिया। हाँ चल,
हर 3 महीना पे बच्चा इंसान को भी। चलो कुछ भी पॉसिबल है भाई आज के साइंस में। देखो 2 टर्म को समझेंगे हम लोग। हेडिंग दो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑब्लिग डायग्राम इज चाइनीज डायग्राम। बताओ भाई। ये जो शेडेड एरिया है ना, वो क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड प्लेट। ये शेडेड एरिया क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड प्लेट में क्या क्या चीज है? तो साइनेप्टिक नर्व, इसको हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, याद करो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहने में कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है? साइनेप्टिक नर्व, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल, मस्कल सेल, ठीक है ना। और उस मसल सेल पे ये चीज क्या है? तो ये है रिसेप्टर और फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, फॉर न्यूरोट्रांसमीटर।
और इसमें ये क्या चीज है, तो ये है साइनेप्टिक वेसिकल। दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल। और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होगा, न्यूरो ट्रांसफर। तो कहेंगे साइनेप्टिक वेसिकल कॉन्टेनिंग न्यूरो ट्रांसमीटर। तो आपसे कहा जब व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज मेड बाय अ स्ट्रक्चर, अ जंक्शन मेड बाय प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर तकलीफ है तो अपने घर रहिए। इसको हम क्या कह सकते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इन विच पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हैव रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, receptor for neurotransmitter, and also have sodium ion channel, and also have ion channel। सोडियम आयन चैनल होता है, लेकिन हम ये हम आयन चैनल लिख रहे हैं किसी वजह से, छोड़ो। तो आपसे कोई पूछे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, तो मसल सेल और न्यूरोनल सेल के बीच में जहां पे जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरो। एंड इट जस्ट लाइक साइनेप्स, बट इसको साइनेप्स नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें इधर न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन है, इधर मसल सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर किससे जाके अटैच होगा, अपने रिसेप्टर्स। और जब रिसेप्टर से अटैच होगा तो आयन चैनल खुलेगा, आयन चैनल खुलेगा या बंद होगा, जो भी होगा दैट इज डिफरेंट इशू। तो आपसे इसी का दूसरा नाम क्या है, मोटर इंड प्लेट। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आल्सो नोन एज मोटर इंड प्लेट। एंड व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इंड प्लेट, तो a junction between pre-synaptic membrane, post-synaptic membrane of muscle cell, pre-synaptic membrane of neuronal cell, and synaptic cleft, in which post-synaptic membrane bear receptor and ion channels, and the receptor is responsible for receiving the neurotransmitter। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या देखो, दो न्यूरॉन के बीच में जब जंक्शन होता है तो उसको साइनेप्स कहते हैं, और न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में जब जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और उसी का दूसरा नाम क्या है, मोटर इंड प्लेट। खत्म बात, खत्म बात। अब आ जाओ, बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात में भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले हम लोगों को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड, देखो यहां पे इसको देखो, और मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber, ये नहीं, ये तो बात, द जंक्शन बिटवीन ऑन मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेके आए, एंड द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और सार्कोलेमा समझ रहे हैं ना, सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। तो द जंक्शन बिटवीन किसमें, न्यूरॉन्स एंड मसल सेल। इसी को थोड़ा सा, द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन क्यों, क्योंकि हमेशा इससे मैसेज आ रहा, इसलिए क्या है, मोटर। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा डिस्क्राइब्ड एज मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड प्लेट। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, मोटर इंड प्लेट या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब एक टर्म एनसीईआरटी में और भी है, तो चाहो तो आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा described as NM junction oblique motor end plate। अब देखो दूसरी चीज, एक टर्म हमारे एनसीईआरटी में है, मोटर यूनिट। ये एक मशीन है, इसको ऐसे समझ, ये एक मशीन है,
ये मशीन जो है जब नाचता है तो इससे अटैच ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये सब नाचेगा कि एक नाचेगा? बोलो। मान लो ये मशीन ऐसे, हम इसको ऐसे से नचा रहे हैं, तो ये सारा इससे अटैच स्ट्रक्चर नाचेगा कि ये बनाना मत डायग्राम, सब नाचेगा या एक नाचेगा? सब नाचेगा। लेकिन यहाँ पे एक ये ग्रीन कलर का, क्या ये नाचेगा? नहीं नाचेगा। क्या ये नाचेगा? नहीं नाचेगा। क्यों? क्योंकि उससे अटैच नहीं है। ठीक है ना? तो जो अटैच होगा वही तो नाचेगा ना। एक मशीन है, उसे जितना स्ट्रक्चर अटैच है वो नाच रहा है, बाकी वैसे ही स्ट्रक्चर दूसरा है जो उससे अटैच नहीं, तो वो नाचेगा? नहीं नाचेगा। नहीं नाचेगा। अब आइए, तो मोटर यूनिट को समझते हैं। लिख लिया, ये डेफिनेशन लिख लिया। तो मोटर यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है देखो, ये मसल सेल्स हैं सारे। ये सारे क्या हैं? मसल सेल्स हैं। ये सारे क्या हैं? मसल सेल्स हैं। ये सारे क्या हैं? मसल सेल्स। ये सारे क्या हैं? मसल सेल। अब ये बताओ, अगर यहां से मैसेज आएगा तो इनमें से कौन से सेल पे मैसेज जाएगा? सब पे जाएगा कि एक पे जाएगा? बोलो भाई, सब पे जाएगा कि नहीं? तो ये सब एक्टिवेट होगा कि एक एक्टिवेट होगा? सब एक्टिवेट होगा। मैंने एक, मेरा ये एक एक्सॉन है, ये सारे एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ से एक सेल को सप्लाई हुआ, यहाँ से एक सेल को, यहाँ से, तो सब में मैसेज आएगा, तो सब कॉन्टेक्ट होगा कि एक कॉन्टेक्ट होगा? तो अ सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द सप्लाइड मसल कंबाइनली नोन एज अ मोटर यूनिट. A single motor neuron along with all the muscle cell it is supplying combinedly no constitute a unit described as motor unit. और इसमें जब कभी हम यहां से मैसेज भेजेंगे तो सब के सब साथ साथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। सब के सब ये साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ रहे बात को? तो इसको हम क्या कहते हैं? मोटर यूनिट। बात कंसेप्ट ऑफ मोटर यूनिट समझ में आया? अब मोटर न्यूरॉन लिखो, मोटर यूनिट का कंसेप्ट क्या है? A motor neuron along with all the muscle cell supplied by it combinedly constitute what? Motor unit. A motor neuron along with all the muscle cells supplied by it combinedly constitute what? Motor neuron. Motor unit क्या constitute करता है? Motor unit. Combinedly constitute what? Motor unit. A motor neuron with all the muscle cells supplied by it combinedly constitute what? Motor unit. क्या constitute करता है? Motor unit. तो आपसे कहा जाए एक मोटर यूनिट का सारा मसल से कंस्टिट्यूट करता है एक साथ या सब अलग अलग करता है? सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक साथ रिलैक्स करता है। ठीक है ना? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक साथ रिलैक्स करता है। और मालूम है, शायद हमने आपको नहीं बताया होगा, एक न्यूरॉन से जो एक्जन टर्मिनल निकलते हैं ना, वो लाखों तक में, 1-1 लाख होते हैं एक्जन टर्मिनल। तो बताओ 1 लाख मसल सेल को एक साथ सप्लाई हुआ, तो 1 लाख मसल सेल एक साथ एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं? एक साथ रिलैक्स करेगा कि नहीं? गॉट द पॉइंट? तो दिस इज द मोटर यूनिट। अब एक टर्म है हमारे एनसीईआरटी के बुक में, क्रॉस ब्रिज। कौन सा ब्रिज? क्रॉस ब्रिज। आप सबने सुन रखा है लेकिन मालूम शायद कम है। देखो क्रॉस ब्रिज क्या होता है, बनता कैसे, क्या होता है, वो सब बात की बात है। ये आपको मालूम है, ये है जी एक्टिन।
ये कौन सा एक्टिन है? जी एक्टिन। व्हाट इज दिस? दिस इज द जी एक्टिन। मान लो इस पर से किसी तरह से हट गया है क्या? ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन आई, तो यहां पे आके घुस गया है क्या? हेड ऑफ बोलो, हेड ऑफ मियोसिन। तो अब देखो ये ऐसे आके बंध गया, दो ऐसे चिपक गया इसी तरीके से। अब वो जैसे भी हटा, मान लो यहां से क्या हट गया? ट्रोपोमियोसिन, और क्या हट गया? ट्रोपोनिन का एक यूनिट। तो अब ये दोनों चिपक गया। इमेजिनेशन करो, इमेजिन ऐसा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्रॉस ब्रिज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो ड्यू टू एनी रीजन या एनी कंडीशन विच लेड टू अनमास्किंग या नॉन मास्किंग ऑफ विच साइट? मियोसिन बाइंडिंग साइट। ये कौन सा साइट है? मियोसिन बाइंडिंग साइट। लेड टू मिलन, और मिलन का अंग्रेजी क्या होगा? यूनियन ऑफ मियोसिन एंड जी एक्टिन। मियोसिन का ये ग्रीन वाला साइट क्या कहलाएगा? एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये ब्लू वाला क्या कहलाएगा? मियोसिन बाइंडिंग साइट। नहीं कहलाएगा रे? कहलाएगा कि नहीं? ये बताओ, ये ब्लू वाले को कौन सा साइट कहेंगे? मियोसिन बाइंडिंग साइट। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो मियोसिन से बचता है। और इस ग्रीन वाले को कौन सा साइट कहेंगे? बोलो, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब ये दोनों चिपक गया, और चिपक गया तो ये बताओ, एक शरारती बच्चा है वो यहाँ पे था बैठा हुआ, एक शरारती बच्चा यहाँ पे था और वो चाह रहा था कहाँ जाना? ये शरारती बच्चा, हाँ, वो चाह रहा था जाना थिन मायोफिब्रिल पे। कैसे जाएगा? ये एक शरारती बच्चा है यार, हाँ, ये एक शरारती बच्चा है और ये जा रहा है इस पे जाना। तो इस पुल के जरिए वो आसानी से जा सकता है कि नहीं? दे, कौन सा पुल के जरिए? इस पुल के जरिए, इस पुल के जरिए जा सकता है कि? इस पुल के जरिए वो जा सकता है कि नहीं? तो इस पुल का नाम क्या है? क्रॉस ब्रिज। इस पुल का नाम क्या है? क्रॉस ब्रिज। इस पुल का नाम क्या है? क्रॉस ब्रिज। जिसके जरिए ये बच्चा जो है ना, देखो बहुत एकदम दौड़ते हुए, बिल्कुल जो अभी कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है उससे बचते हुए इधर आ गया। यहाँ मान लो कैलिफोर्निया है, इधर में मान लो कैलिफोर्निया के बगल में कोई स्टेट है XYZ कोई भी, वहां पे आ गया। क्यों? ड्यू टू दिस ब्रिज। तो व्हाट इज क्रॉस ब्रिज? तो क्रॉस ब्रिज इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म बाय यूनियन ऑफ एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड मियोसिन बाइंडिंग साइट। कोई दिक्कत? तो लिखो, अब चाहो तो बना लो। दिस इज द स्ट्रक्चर नोन एज क्रॉस ब्रिज। A structure formed by union of a structure formed by union of myosin binding site and actin binding site। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज। अब ये क्रॉस ब्रिज जो है ना, हर वक्त नहीं बनता है। जस्ट बिफोर द मसल कॉन्ट्रेक्शन क्रॉस ब्रिज फॉर्म। ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट, एंड एज मसल वांट टू रिलैक्स क्रॉस ब्रिज ब्रेक। तो क्रॉस ब्रिज बना कब? जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होना है तब। मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान क्रॉस ब्रिज रहेगा कि नहीं? रहेगा। और जैसे मसल को रिलैक्स होना हो क्या होगा? क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। अब कैसे बनता है, कौन सा फैक्टर होता है बनाने के लिए, ये सब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर को देखा। कौन कौन सा?
मोटर इन प्लेट, मोटर यूनिट एंड क्रॉस ब्रिज। देखो अभी हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर को देखा, कौन कौन सा? मोटर इन प्लेट, इसका दूसरा नाम एनएम जंक्शन। दूसरा क्या देखा? मोटर यूनिट। और तीसरा क्या देखा? क्रॉस आर्म या क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। इन तीनों, अब इन तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस कहाँ, हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट। एक बात याद रखना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है तो दे स्टार्टेड विद फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड मसल रिएक्शन स्टार्टेड विद द ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज। समझ रहे हो? तो ये क्रॉस ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्रॉस ब्रिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और क्रॉस ब्रिज क्या है? तो एक ब्रिज है जिसके जरिए हेड से किससे, सॉरी जी एक्टिन से म्योसिन हेड पे तुम जा सकते हो। नहीं ऐसा मत लिख देना एग्जाम में, डोंट राइट लाइक दिस कि क्रॉस ब्रिज इज स्ट्रक्चर थ्रू विच वी कैन मूव फ्रॉम कहाँ जी एक्टिन ओवर द म्योसिन हेड। ऐसा एग्जाम में मत लिख देना, ठीक है ना। इनफैक्ट एग्जाम में ये डायग्राम भी मत बना देना। अगर टीचर कोई सनकी होगा तो कहेगा भाई ये खेल कर रहा है क्या, पढ़ाई है कि खेल है, ठीक है ना। तो 0 बटा सनातन नंबर में ध्यान मिल जाएगा। 0 बटा सनातन जानती हो? 0 बटा सनातन नंबर जानती हो? बियॉन्ड कैलकुलेशन इन्फिनिटी। 0 बटा सनातन इक्वल टू इन्फिनिटी। इतना मार्क्स मिलेंगे कि तुम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकती हो। सन्नाटा का पता नहीं कैसे लिखते हैं, तो 0 बटा सन्नाटा मार्क्स भी मिलता है। हम लोग का बैचमेट था एक हसन कमाल खान, वो इतना फेल करता था फर्स्ट ईयर में कि टीचर साहब उसका मार्क्स जो है खाली ऐसे नहीं लिखता था 0 0 0 ब्रैकेट में फिर लिखता था JDERO, ठीक है ना। सच में कि अब वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ता ही नहीं था। 4 साल में फर्स्ट ईयर पास किया और पूरे 5 साल मेरा रूममेट रहा। मैं निकल गया तब तक उसी रूम में अगले वो 4 साल तक और स्टैंडिंग उसकी रही। हसन कमाल खान फ्रॉम इलाहाबाद। हमने उसका नाम रखा था रंगीन मौलाना। हमने ही रखा था। चलो आ जाओ, अभी स्टोरी बताएंगे उसकी भी। तो आप लोगों को प्लीज इन तीनों पॉइंट में अब लिखो मैकेनिज्म, हेडिंग दे दो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्ड बाय मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बस अभी मैकेनिज्म नहीं शुरू करूंगा, पॉसिबल नहीं कि आज मैं क्या कहूँगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन, हक्सले एंड हक्सले, 2 साइंटिस्ट थे, दोनों के नाम में हक्सले हक्सले लगा था, तो रिलेटिव रहे होंगे। हाँ और क्या, हक्सले एंड द थ्योरी which describe it known as sliding filament theory। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखो एक चीज याद रखना, जब कभी क्रॉस ब्रिज बनेगा उस वक्त इसके हेड पे क्या होगा, ATP होगा या नहीं। एट द टाइम ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन लिख लो मैकेनिज्म ऑफ मसल डिस्क्राइब्ड बाय हक्सले एंड हक्सले। द थ्योरी व्हिच डिस्क्राइब्ड इट, मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्क्राइब करें, नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और एक बात चलते चलते ये तुम लोग का RW मतलब रास्ता वर्क, ये रास्ता वर्क है। HW होम वर्क, RW रास्ता वर्क, IW इंटरवल वर्क। बीच में क्लास के बीच में मैं पहले देता था, अब नहीं देता हूँ, अब बच्चे उतना पढ़ने वाले नहीं है, इसलिए अब सिर्फ RW कभी कभी दे देता हूँ। तो रास्ता वर्क क्या है तुम याद रखना, जब ये चिपकन चिपकिन हो रहा होगा उस टाइम पे यहाँ पे क्या अटैच रहेगा, ADP प्लस इनोजेनिक ATP नहीं रहेगा। अब ये बात याद रखना, नेक्स्ट क्लास में इसका कंसेप्ट समझ में आएगा कि जब ये, हाँ किस चीज का सिलेबस